वेलकम टू ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग जो है एक नए चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। हमारा जो चैप्टर है रासायनिक बलगति है। तो इस चैप्टर के बारे में हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले रासायनिक बलगति क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों रासायनिक बलगति भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं और उस पर होने वाले कारकों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगति कहते हैं। तो ये हमारी रासायनिक बलगति की परिभाषा है। और इसमें जो है इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा है अभिक्रिया की आणविकता। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया, अभिक्रिया की आणविकता क्या है, अभिक्रिया की कोड क्या है और अभिक्रिया की आणविकता और कोड में अंतर क्या होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अभिक्रिया की आणविकता क्या है इसके बारे में जानेंगे। अभिक्रिया की आणविकता, इसके बारे में हम जानेंगे अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। तो बच्चों अभिक्रिया की आणविकता का मतलब होता है किसी अभिक्रिया में जितने अणु भाग लेते हैं वही अभिक्रिया की आणविकता है। जैसे यहाँ पर हम बात करें, A प्लस स्मॉल b इक्वल टू स्मॉल c प्लस स्मॉल d। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर देखिए ये और ये अभिकारक है। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल A जो है ये अभिकारक है। तो इसके अणुओं की संख्या कितनी है, इसके अणुओं की संख्या A है। और यहाँ पे हमारा जो दूसरा अभिकारक है इसके अणुओं की संख्या B है। तो अभिक्रिया की आणविकता जो होती है, किसी अभिक्रिया में जितने अभिकारक के अणु भाग लेते हैं वही अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो यहाँ पर जैसे हम A और B के अणुओं की संख्या जोड़ लें तो A प्लस B यही अभिक्रिया की आणविकता हो गई। तो ये तो हमारा जो है एक काल्पनिक रासायनिक समीकरण है जिसके माध्यम से हमने अभिक्रिया की आणविकता को जाना। लेकिन यहाँ पर एक हम आपको रियल समीकरण दे रहे हैं जिससे आपको अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं H2 प्लस I2 इसका निशान 2HI। तो यहाँ पर देख लें हाइड्रोजन और आयोडीन गैस मिल करके हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का एक अणु मतलब एक मॉलिक्यूल, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक मानेंगे। और यहाँ पे आयोडीन का एक मॉलिक्यूल दोनों मिल करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। तो यहाँ पर आणविकता जो हो जाएगी वो हो जाएगी, मतलब किसी अभिक्रिया में जितने अभिकारक अणु भाग लेते हैं उनकी संख्या ही अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो यहाँ पर हमारी जो अभिक्रिया की आणविकता हो जाएगी 1 + 1 = 2, मतलब ये द्विअणुक अभिक्रिया है। मतलब किसी अभिक्रिया में जितने अभिकारक अणु भाग लेते हैं वही अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे 2NO प्लस O2 तीर का निशान, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों मिल करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का 2 अणु भाग लिया है और ऑक्सीजन का 1 अणु भाग लिया है। तो यहाँ पर 2 + 1 = 3, मतलब ये आपकी त्रिअणुक अभिक्रिया है। मतलब इसकी अभिक्रिया जो की आणविकता जो है 3 है। मतलब यहाँ पर आप लोग सीख गए होंगे कि किसी अभिक्रिया में जितने अभिकारक अणु भाग लेते हैं वही अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। कुछ और हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं अभिक्रिया की आणविकता में, कि अभिक्रिया की आणविकता जो है वो आंशिक भिन्न भी हो सकती है। कहने का मतलब है कि अभिक्रिया की आणविकता पूर्णांक भी हो सकता है। मतलब अभिक्रिया की आणविकता के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि अभिक्रिया की आणविकता पूर्णांक भी हो सकती है, पूर्णांक। और अभिक्रिया की आणविकता भिन्नात्मक भी हो सकती है, भिन्नात्मक मतलब अभिक्रिया की आणविकता भिन्न में भी हो सकती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती है। ये 3 फैक्ट आप लोग अभिक्रिया की आणविकता के से याद रखेंगे, जो अभिक्रिया की आणविकता और कोड के अंतर लिखने में आपको सहायता करेगा। तो अभिक्रिया की आणविकता कैसे निकाली जाती है ये आप लोग बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। अब अभिक्रिया की कोड क्या है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभिक्रिया की कोट जो होती है प्रयोगात्मक तथ्य है।
अब क्रिया की कोटि जो है एक प्रयोगात्मक तत्व है। कहने का मतलब है, मान लीजिए किसी अभिक्रिया में कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। यहाँ पर देखिए कि एक काल्पनिक अभिक्रिया हमने लिखी है। अगर यहाँ पे अभिक्रिया की जो है अभिक्रिया की कोटि की बात की जाए कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, तो अभिक्रिया की कोटि जो होती है एक प्रयोगात्मक तत्व है। इसको कैसे, अगर इस अभिक्रिया की कोटि अगर हमको ज्ञात करना है तो अभिक्रिया की कोटि जो होती है, अभिक्रिया की कोटि जो होती है अभिकारक के सांद्रणों की घात, मतलब अभिक्रिया की कोटि, किसी अभिक्रिया की कोटि अभिकारक के सांद्रणों के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। मतलब परिभाषा होगी, किसी अभिक्रिया की कोटि उस अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं के सांद्रणों की घात के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे काल्पनिक अभिक्रिया दी गई है, तो अगर इस अभिक्रिया की कोटि अगर हमको ज्ञात करना है तो इसके वेग नियम को लिखेंगे। तो इस अभिक्रिया का वेग नियम जो हो जाएगा, वेग नियम या वेग इक्वल टू स्मॉल के कैपिटल ए। अब यहाँ पर हमारा जो अभिकारक है वो ए है, तो ए की घात m1 इंटू हमारा जो अभिकारक बी है। यहाँ पर स्मॉल ए और स्मॉल बी ये अभिक्रिया की आणविकता है, न कि ये जो है कोटि है। मतलब यहाँ पर केवल जो है अभिकारक के सांद्रणों की घातों के योग को करेंगे। तो यहाँ पे जो है अभिकारक ए के सांद्रण की घात, ये हमने कंसीडर कर लिया कि यहाँ पे जो अभिकारक ए है उसके सांद्रण की घात m1 है, और दूसरा हमारा जो अभिकारक बी है इसके सांद्रण की घात m2 है। तो यहाँ पर अगर हम अभिक्रिया की कोटि की गणना करें कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि बराबर m1 प्लस m2, ये अभिक्रिया की कोटि हो गई। तो इस प्रकार हम अभिक्रिया की कोटि को निकालते हैं। अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए आपको उस अभिकारक उस जो है अभिक्रिया का वेग नियम मालूम होना चाहिए। बिना वेग नियम से आप अभिक्रिया की कोटि को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये प्रयोगात्मक तथ्य है, इसको किसी नियम के द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। जो भी अभिक्रियाएं आपके सिलेबस में दी गई हैं उस अभिक्रियाओं के लिए जो है वेग नियम निर्धारित किया गया है। उसी वेग नियम को देख करके हम उस अभिक्रिया की कोटि को निर्धारित करते हैं। जैसे आपको अमोनियम नाइट्रेट जो होता है ये अपघटित होकर के नाइट्रोजन गैस और जल में अपघटित हो जाता है। तो यहाँ पर अगर इस अभिक्रिया की हम कोटि को ज्ञात करें तो इसका जो वेग नियम होता है, जो प्रयोगात्मक तरीके से निकाला गया, इसका जो वेग नियम होता है, वेग नियम या वेग इक्वल टू NH4NO2। मतलब यहाँ पर इस अभिक्रिया के लिए जो प्रयोगात्मक तरीके से निकाला गया वेग नियम, ये वेग नियम आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अमोनियम नाइट्रेट के सांद्रण की घात जो 1 है, यह प्रयोगात्मक तरीके से निकाला गया। इसका निकालने का कोई नियम नहीं है, ये केवल जो है प्रयोगात्मक तरीके से निकाला जाता है। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया के लिए इसका जो वेग नियम आपका ये होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, देखिए कि यहाँ सांद्रण की घात 1 है, अर्थात इस अभिक्रिया की कोटि जो होगी वो 1 होगी। यहाँ पर इस अभिक्रिया की कोटि 1 होगी। कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे इस कोटि को कैसे हम जाने। तो ये जानने की बात नहीं है, सीखने की बात है। इसको हमें सीखना है। जितनी भी अभिक्रिया आपके सिलेबस में दी गई हैं उन अभिक्रियाओं के लिए, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए आपको वेग नियम निर्धारित किया गया है। उसी वेग नियम से उस अभिकारक के सांद्रण की घात को देखेंगे और उस अभिक्रिया की कोटि का पता चल जाएगा। इसको ज्ञात करने का कोई नियम नहीं है, ये प्रयोगात्मक तथ्य है, ये प्रयोगात्मक तरीके से निकाला जाता है। वैसे ही आप लोग को सीखना, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी अभिक्रियाएं आपको सिलेबस में दी गई हैं उन्हीं अभिक्रियाओं को आप अच्छे से तैयार करेंगे, उसी से अभिक्रिया की कोटि पूछी जाएगी। कहीं अलग से कोई अभिक्रिया नहीं दी जाएगी जो आपके सिलेबस के आउट हो। तो इस प्रकार हम अभिक्रिया की कोटि को सीखेंगे। तो अभिक्रिया की आणविकता और कोटि क्या होती है, कैसे निकाला जाता है, ये आपको अच्छे तरीके से मालूम हो गया होगा। और इसी तथ्य पर अब यहाँ पे जैसे हम अभिक्रिया की कोटि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे कि अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक भी होती है।
अपक्रिया की कोण भिन्नात्मक भी होती है, मतलब अपक्रिया की जो कोट होती है पूर्णांक होती है, अपक्रिया की कोट भिन्नात्मक भी होती है और अपक्रिया की कोट शून्य भी हो सकती है, मतलब अपक्रिया की कोट शून्य भी होती है। ये भी मतलब एक तथ्य है अपक्रिया की कोट के बारे में। लेकिन अपक्रिया की कोट के अपक्रिया की जो आणविकता होती है वो कभी शून्य नहीं होती है। तो इस आधार पर आप अपक्रिया की कोट और अंतर को आप अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। ये अंतर आपको पीडीएफ के माध्यम से दिया गया है। आप इस अंतर को अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में अपक्रिया की आणविकता और कोट और अपक्रिया की आणविकता और कोट में अंतर पूछा जाएगा एग्जाम में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। अब आगे जो भी इस चैप्टर में महत्वपूर्ण तथ्य है उसको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही आप लोग तैयार करेंगे। अपक्रिया की कोट और आणविकता और अपक्रिया की कोट और आणविकता में अंतर क्या है, और आपके एक्सरसाइज में जो भी महत्वपूर्ण अपक्रियाएं दी गई हैं उनकी अपक्रिया की आणविकता और कोट को अच्छे से आप एक्सरसाइज से जो है अच्छे से नोट करें, उसको देखें और सॉल्व करें। जो भी समस्या हो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप समस्या को भेजें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आज की क्लास में आप लोग यहीं तक सीखेंगे। धन्यवाद।